जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर सर जीएस वाले में और पीईटी स्पेशल क्लास 6 में। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमसे आपकी मुलाकात हो रही है 3-4 दिन बाद। कुछ समस्याओं की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भूगोल वाली खीर बना के देंगे आपके वीर। भैया भूगोल की खीर तो बना के देंगे ही, लेकिन अब हम आ गए हैं क्योंकि पीटी परीक्षा कुछ ही दिन अवशेष रह गए हैं, इसलिए हम बात करेंगे थोड़ा सा मौलिक अधिकारों के बारे में। क्योंकि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से भी प्रश्न बनते हैं, आपके सिलेबस में निहित है। तो मूल अधिकार की बात करते हैं। यह मूल अधिकार पार्ट 1 होगा भैया, ये मूल अधिकार पार्ट 1 होगा। इसमें केवल 35 प्रश्न हैं और जो मूल अधिकार पार्ट 2 होगा उसमें और ज़्यादा प्रश्न लेंगे, धुआंधार प्रश्न लेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेंगे ना। तो आज बात करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की पार्ट 1 में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है। यानी निम्न में किसे मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। किसको भैया? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। देखिए आप लोग उत्तर करते रहिए, है ना, आप लोग उत्तर करते रहिए। मौलिक अधिकारों को लागू कराने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वह है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के पास। बहुत सारे लोग संसद को सोच रहे होंगे। देखिए संसद क्या करता है, संसद को मूल अधिकार लागू कराने की शक्ति नहीं है, ठीक है। संसद नियम बनाता है, संसद का मतलब विधायिका होता है। हमारे देश में जो विधायिका है उसे ही हम लोग संसद कहते हैं। और विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। देखिए अगर बात करें मूल अधिकारों की तो आपको टोटल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? टोटल 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में आपके पास 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 थे, ठीक है। अभी 6 कौन कौन से? ध्यान सुन लो भैया, 6 हैं। पहला है समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख है 23 और 24 अनुच्छेदों में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका उल्लेख है 29 और 30 में। उसके बाद जो छठा अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है कि अनुच्छेद 32 में है। लेकिन मेरे प्यारे मित्र बीच में बचता है 31। तो जो आपको मूल अधिकार में 7वां अधिकार था ना, 7 अधिकार थे, तो उसमें जो 6वां अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। 6वां अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा भैया? संपत्ति का अधिकार। अभी संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो वर्तमान में आपके पास कुल कितने अधिकार हैं? 6 प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने बताया कि अनुच्छेद वाइज अनुच्छेद अलग अलग जो मैंने करके बताया है कैटेगरी वाइज और अनुच्छेद वाइज, वैसे भी पूछता है, कभी कभी पूछ लेता, बताइए भैया समानता के अधिकार का, या फिर पूछ देगा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख निम्नलिखित में से संविधान के किन अनुच्छेदों में। जब भैया आपको पता रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक पता रहेगा, तब तो आप कर पाएंगे, है ना। जितना हमने बताया उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं कल वाला जो पार्ट 2 होगा उसमें और कुछ शामिल करेंगे चीज़ों को, है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित, क्या भैया? मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है 30। क्या भैया? सही उत्तर है 30। देखिए आप लोग यहाँ 29 भी कहेंगे। देखिए जो अल्पसंख्यक है उनसे संबंधित है 29 और 30। जो अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, लेकिन जो 30 है यह कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं उसको संचालित करने का अधिकार है। और इसके लिए संरक्षण कौन प्रदान करता है भैया? संरक्षण प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 30, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही से उत्तर मेरे प्यारे मित्रों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? विधिक अधिकार है। क्या भैया? विधिक अधिकार है। जबकि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म का अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो भैया आपका मौलिक अधिकार अब नहीं रहा। देखिए जब हमने मूल अधिकार में बात किया 7 अधिकारों की, ठीक है,
उनमें जो संपत्ति का अधिकार है उस समय ये छठवां हुआ करता था। कौन सा? छठवां। लेकिन जब इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, ये छठवें नंबर पर था, 7वें नंबर पर था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन जब ये समाप्त हो गया तो फिर छठवें पर कौन आ गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि मूल संविधान आपको 7 अधिकार थे और वर्तमान में आपको कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार। कितने भैया? 6 अधिकार हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। उत्तर आप लोग करते रहिए, मैं समय दूंगा 5 सेकंड का। अगला प्रश्न है कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन, कहाँ भैया? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। यानी किस वाद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, कहाँ भैया? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती वाद। ठीक है भैया, कौन सा वाद? केशवानंद भारती वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। ठीक है, यानी संसद क्या कर सकती है कि मूल अधिकार में आपके संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, जो संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इवन आपके मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। कहाँ भैया? मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन मूल अधिकार में संशोधन तो करेगी, लेकिन जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे आपका अनुच्छेद 14 क्या भैया? समानता का अधिकार है। क्या भैया? समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार में संसद संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि समानता के अधिकार में संशोधन करेगी तो गड़बड़ी हो जाएगा। गड़बड़ी होने का मतलब यह है कि समाज में एक समान लोगों को नहीं देखा जाएगा। बात समझ रहे? जो कि हमारा संविधान प्रदत्त करता है कि समाज में क्या रहेगी? समानता रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये समानता क्या हो जाता है? संविधान का आधारभूत ढांचा हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? देखिए, हमने आप लोगों को बहुत डीप बताया हुआ है ना, जो ऑफलाइन हमसे पढ़े हुए हैं वो लोग ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। प्रेस का स्वतंत्रता है ना, तो भैया इसका सही उत्तर कौन सा है? अनुच्छेद 19 है। कौन है? अनुच्छेद 19। देखिए, अनुच्छेद 19 में 6 खंड कितने हैं? अनुच्छेद 19 में 6 खंड। कितने? 6 खंड। कैसे? अनुच्छेद 19 का 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार 6 खंड है। तो जो आपको अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 19 में भी आपको 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। ठीक, कितने भैया? 6 प्रकार के। तो जो अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, वो अनुच्छेद 19 में नहीं है, वो अनुच्छेद 19 का 1 में है। किसमें है? अनुच्छेद 19 का 1 में आपको कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार। बाकी जो 2, 3, 4, 5, 6 है, ये इन अधिकारों पर, ये जो 6 अधिकार दिए गए 1 के तहत, इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते हैं ना, निर्बंधन लगाते हैं। क्या करते हैं? निर्बंधन लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता को कौन आश्वासित करता है, कौन सा अनुच्छेद? तो सीधी सी बात भैया, अनुच्छेद 19। अब बात करेंगे अनुच्छेद 19 की, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में आपको 6 तरह के अधिकार है। पहला है भैया बोलने का अधिकार। क्या? बोलने का अधिकार, जिसको अगर संवैधानिक भाषा में पढ़ें तो पहला अनुच्छेद 19(1) का क्या कहता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बोलने की स्वतंत्रता से, है ना। कह रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण का मतलब बोलना हो जाता है, अभिव्यक्ति का मतलब आपके अंदर जो चल रहा है आप उसको अभिव्यक्त कर दीजिए। और अभिव्यक्ति के 3 साधन होते हैं। कितने? 3 साधन। या तो आप बोल करके अभिव्यक्त कर दीजिए, या तो आप लिख करके बता दीजिए, अभिव्यक्त कर दीजिए, या तो आप इशारे से बता दीजिए, या फिर सांकेतिक रूप में बता दीजिए। कैसे भैया? इशारा या सांकेतिक। ये भैया 3 साधन है किसके? अभिव्यक्ति के। किसके? अभिव्यक्ति के। ठीक है, तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये भी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। अगर बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है तो इसका कौन सा उत्तर से होगा भैया? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है, आइए बात करते हैं छठा प्रश्न पर। छठा प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है ना। यानी कि आपको पता है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो कह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो कैसा अधिकार है? वो सांविधिक अधिकार है, मूल अधिकार है, या राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार है। क्या भैया? मूल अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है कि जो मूल अधिकार होता है और मूल कर्तव्य होता है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो हमारा मूल अधिकार है वही किसी का मूल कर्तव्य है। तो जैसे हम जो गार्जियंस होते हैं, जो 14 वर्ष से अधिक के हैं, या फिर जो कह लीजिए गार्जियन हैं, उनका कर्तव्य बताया गया है कि वह अपने बच्चे को क्या करेंगे भैया? यानी उनका जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं तो 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाएं, शिक्षा प्रदान करवाएं। ये गार्जियंस का मूल कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन बात करें कि शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये कैसा अधिकार है भैया उनका? ये उनका मूल अधिकार है। कैसा भैया? मूल अधिकार है। ठीक है,
आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। देखिए एक प्रश्न, देखिए पहली बात, इसमें हमने जितने प्रश्न लिए हैं सारे के सारे या तो पीसीएस में, या तो एसएससी में, या तो आईएएस में, है ना, जगह जगह पूछे गए, है ना। तो अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा प्रश्न पीटी में रहेगा, कौन सा प्रश्न पीटी में नहीं रहेगा, इसलिए हमने सबको शामिल किया है। और कल वाले में तो और धमाकेदार प्रश्न शामिल करेंगे, कल वाले में अत्यधिक प्रश्न रहेगा ना। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। क्या कहा भैया, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो इसका सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कौन सा भैया, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। देखिए जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका उल्लेख कहाँ है भैया, संविधान के अनुच्छेद 32 में। कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 32 में। ये जो संवैधानिक उपचार है भैया, ठीक है, संवैधानिक उपचार कौन करेगा, संवैधानिक उपचार करते हैं न्यायालय। कौन करता है, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय करता है। देखिए न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है ना। कौन कौन सा, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और 5वां प्रतिषेध। ठीक है, पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर बंदी को पेश किया जाए। परमादेश का मतलब होता है कि जब न्यायालय आदेश देता है, जो आदेश देता है उसको परमादेश माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है या फिर कोई संस्था है काम कर रहा है, तो उससे वो पूछ सकता है कि भाई या फिर नहीं पूछ नहीं सकता है, उसको कोई भी आदेश दे सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे हम लोग परमादेश के नाम जानते हैं। किसके भैया, परमादेश के नाम जानते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई कार्य कर रहा हो, तो उसके लिए तीसरा रिट जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। क्या भैया, अधिकार परीक्षा, यानी कि पूछता है कि आप यह कार्य किस अधिकार से कर रहे हो। कौन पूछता है, न्यायालय पूछता है। और चौथा है उत्प्रेषण। जो उत्प्रेषण होता है, जैसे मान लीजिए कि जो उच्च न्यायालय है, या फिर उच्च न्यायालय से मतलब है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है और हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो जो ऊंचे न्यायालय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी कि निचले न्यायालयों से पूछ सकते हैं, यानी कि उत्प्रेषण का रिट जारी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भैया आपने जो मतलब केस देख रहे हैं आप, वह क्या आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या वह आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर वह उस अधीनस्थ न्यायालय के दायरे से बाहर रहेगा, तब जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि उच्च न्यायालय है, जो ऊपरी न्यायालय है, वह जो निचली न्यायालय में कार्यवाही चल रही होती है उस पर रोक लगा देता है, तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण। क्या कहते हैं भैया, उत्प्रेषण कहते हैं। लेकिन जब उसी कार्रवाई को मंगा करके अपने यहाँ कार्य करने लग जाता है, यानी अपने यहाँ मंगाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिषेध। क्या कहते हैं भैया, प्रतिषेध। ठीक है, एक सेकेंड, मैं उल्टा तो नहीं बता दिया मैंने, एक सेकेंड रुकिए। तो नहीं बाबा, ध्यान दीजिए, प्रतिषेध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो प्रतिषेध है ना, प्रतिषेध के माध्यम से क्या करता है, जो वरिष्ठ न्यायालय होता है यानी कि जो ऊपरी न्यायालय होता है, वह अपने निचले न्यायालय को रोकता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर निचला न्यायालय है, ठीक है, वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई केस देख रहा है, फिर कोई कार्य कर रहा है, तो जो वरिष्ठ न्यायालय है या ऊपरी न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी कि निचले न्यायालय को प्रतिषेध जारी कर सकता है, यानी उसे रोकने के लिए जारी कर सकता है। ठीक है, और जो उत्प्रेषण होता है, उत्प्रेषण के माध्यम से उसी केस को या फिर उसी कार्य को अपने पास मंगा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब सीधी सीधी बात है रोकना हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेषण का मतलब अपने यहाँ मंगा लेता है। कौन भैया, जो वरिष्ठतम न्यायालय होता है। ठीक है, ओके भैया, समझ पाए आप, समझ पाए तो कमेंट करिए, नहीं समझ पाए तो भी कमेंट करिए, मैं इसको एक बार फिर से बताने का प्रयास करूं। ठीक, आइए तब तक अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो भैया अभी भी आपको पता है जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आपको कितने अधिकार प्राप्त हैं, 6 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। कितने भैया, 6। कौन कौन सा, जैसे यहाँ पर समानता है, स्वतंत्रता है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पाँचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन भैया, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले जो ये संपत्ति का अधिकार था, इसको क्या कर दिया भैया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार हो गया। ठीक, आइए बात करते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो भैया ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार नहीं देता। क्या भारत में रहने वाले को सभी समान आवास का अधिकार भैया, नहीं, समान आवास का अधिकार नहीं देता। बाकी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म पालन का अधिकार है। ठीक है, आइए बात करते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न कह रहा है मौलिक अधिकार है,
बताओ भैया, वाद योग्य है या अवाद योग्य है, या लचीला है या कठोर है? तो भैया सीधी सी बात है, जो मौलिक अधिकार है वह आपका वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है ना। जैसे कि अगर आपके मूल अधिकार पर संसद किसी भी प्रकार की रोक लगाते, चाहे संसद हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, अगर आपके मूल अधिकार पर किसी प्रकार का रोक लगाया जाता है तो आप कोर्ट में, न्यायालय में इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। यानी कि न्यायालय इसके मामले में, यानी जो मूल अधिकार वाला मामला है, इसके मामले में आपकी बात को सुनेगी। यानी कि न्यायालय क्या करेगा, आपके अधिकार को प्रवर्तनीय करेगा, है ना। लागू करने का काम कौन करता है? न्यायालय करता है। इसीलिए हमने पहला जो प्रश्न एकदम सबसे पहला था उसमें हमने आपको बताया कि भैया जो मूल अधिकार है उसको लागू करवाने का अधिकार किसको है? न्यायालय को है। ठीक है, तो भैया जो मौलिक अधिकार होता है आपका, यह क्या है? वाद योग्य है, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी कि इस पर केस चलाया जा सकता है, यानी कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। प्रवर्तनीय मतलब लागू कराया जा सकता है ना। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड, क्या भैया? दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन होता है, संसक नहीं, अभिशंसन, ठीक है, एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो भैया सीधी सी बात है भाई, दोहरे दंड का नाम आ जाए तो सीधी सी बात आप अनुच्छेद 20 को पकड़ लिया करिए। कौन सा भैया? अनुच्छेद 20 को पकड़ लीजिए, यानी इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 के तहत आपको 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन सा? एक तो भूतलक्षी विधि कह दे, ठीक है, और दूसरा क्या कह दे? दोहरे दंड से संरक्षण, या फिर कह दे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण ना। ये 3 तरह के अधिकार कौन देता है भैया? अनुच्छेद 20 देता है। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, यहाँ देखिए दोनों साथ में है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो ऐसे अधिकार है किसी भी, जिनको किसी भी दशा में इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये किसी भी दशा में आपके उल्लंघित नहीं होंगे। बाकी अन्य अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, निर्बंध लगाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसकी चर्चा मैं अगले वाले प्रश्न में करूँगा, जो कल वाला आएगा टॉपिक, उसमें, है ना। तो अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है। अरे भैया, संपत्ति का अधिकार सीधी सी बात है, हमने बताया क्या है? वैधानिक अधिकार है। क्या भैया? वैधानिक अधिकार है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, हमने जो पीडीएफ, आप लोग पहले पीडीएफ भेज दिया था, चूँकि हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो जितने लोग इसका उत्तर किए हुए हैं ना, सही किए हुए हैं, वो अपना अपना मिला लें और बताएं कि कितना सही कितना गलत है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, क्या भैया? हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पारसी। कौन शामिल नहीं भैया? पारसी। जबकि बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों हिंदू के अंतर्गत ही आते। कौन? बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों ही हिंदू शब्द के अंतर्गत आते हैं, जबकि पारसी हिंदू शब्द के अंतर्गत नहीं आता। आइए आगे बात करते हैं। 14वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक भैया? तो सिंपल सा प्रश्न भैया, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। देखिए, मैं आप लोग समय नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब दूंगा। ठीक है, अभी 14 ही प्रश्न हुए, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए आगे बात करते हैं। 4th स्टेट, चलिए इसमें मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ मनमान। चलिए, कह रहा है कि 4th स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है भैया? आपको पता है भारतीय लोकतंत्र में 4 स्तंभ है ना, और चौथा स्तंभ किसको माना जाता है भैया? चौथा स्तंभ माना जाता है, जरा बताएं तो किसको माना जाता है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी को माना जाता है, या सड़क, रेल और हवाई जहाज़ के अतिरिक्त यातायात के साधनों को माना जाता है, या कृषि क्षेत्र में बड़ी सहकारिता संस्था को माना जाता है, या प्रेस को माना जाता है? प्रेस का मतलब होता है मीडिया को। किसको भैया? प्रेस का मतलब होता है मीडिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रेस है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, या फिर जो आप कह लीजिए मीडिया होता है, मीडिया किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या है? चौथा स्तंभ है। तो 3 स्तंभ क्या क्या? बहुत ईजी प्रश्न भैया, 3 स्तंभ और क्या है? इसको जरा सा आप लोग कमेंट करिए। इसको मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, अंतिम हो सकता है मैं बताऊं, लेकिन ध्यान रखिए, मैं बताऊंगा, आप लोग इस चीज़ को कमेंट करिए। क्या करेंगे भैया? आप लोग इस चीज़ को कमेंट करके मुझे बताएं कि 3 स्टेट और कौन कौन से हैं। ठीक है, जरा बताइए आपको। चौथा स्टेट कौन है भैया? चौथा स्तंभ कौन है? प्रेस है। तीसरा, दूसरा, पहला कौन? कमेंट करके हमको बताएं। 16वां प्रश्न है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। किसके द्वारा निषिद्ध किया गया भैया? भारत के संविधान द्वारा भी किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी किया गया है। यानी इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यानी जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध है, मना किया गया ना। यानी आप बाल श्रम नहीं करवा सकते अगर कोई जोखिम भरा काम है तब। ठीक है, ठीक। और इसको मना किसके द्वारा किया गया है? इसको भारतीय संविधान द्वारा भी मना किया गया है, इसको
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मना किया गया है और इसको संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी मना किया गया है। ठीक, 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये भैया 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। किससे भैया? धर्म की स्वतंत्रता से। हमने बताया कि 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है वह उसका संबंध किससे भैया? उसका संबंध 25 से। जबकि समानता 14 से 18 तक है, संपत्ति 31 में था जो कि समाप्त कर दिया गया, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा 29 में। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता किससे संबंधित है भैया? अनुच्छेद 25 से। 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार से श्रेणी से हटा दिया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। उत्तर कीजिए, तब तक मैं फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो भैया सीधी सी बात है, आपके पास मूल अधिकार में 7 अधिकार दिए गए थे, एक ही हटाया गया है। और वह कौन सा अधिकार हटाया गया भैया? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार हटाया गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 19वें पर। 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। जरा बताइए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है? जरा बताए भैया। इसका देखिए, अगर बात करें कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता है, तो उसका सही उत्तर तो होगा क्या? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ना, यानी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता ब्रिटिश। ठीक, जबकि 3 की दावा कर सकता है। किसके भैया? विधि के समक्ष समता के अधिकार का, दूसरा जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, और तीसरा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार का। चूँकि आप अगर देश में रह रहे हैं, अगर नागरिक हैं, तो आपको धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, नागरिक रहे चाहे व्यक्ति, आपको धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। आप रह करके अपने धर्म को पालन कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं ना, आचरण उसका प्रचार तक कर सकते हैं आप, है ना। तो भैया इसमें कौन सी किसकी दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। ठीक है, आइए बात करते हैं 20वां प्रश्न पर। 20वां प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जरा आप लोग बताएं कौन सा है भैया, कमेंट करिए। इसका सही उत्तर देखिए 2 ही हो सकता है। आपको पता है कि बच्चों के शोषण संबंधित कौन है? अनुच्छेद 23 और 24, ये 2 ही होते हैं ना। तो 23 और 24 में कौन है ये बताइए आप। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों अनुच्छेद 23। देखिए 23 क्या कहता है कि आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। क्या करता है भैया? ये सीधी सीधी बात कहता है कि बाल श्रम पर हम क्या कर रहे हैं? निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? बाल श्रम पर निषेध कर रहे हैं, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, सीधी कर रहे हैं। और बाल श्रम यदि आप करवाते हैं तो इसका मतलब बच्चों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसका सही उत्तर कौन होगा? अनुच्छेद 23 ही होगा। 24 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 24 आप क्या कहता है? 24 कहता है ना, 24 कहता है कि आप वयस्कों को, है ना, यानी किशोर को, वयस्क नहीं कहेंगे किशोर कहेंगे, आप किशोरों को जो 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, 14 से 18 तक के बच्चे हैं, वर्तमान में 14 से 18 की है ना, कौन वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को आप अगर जोखिम भरा काम नहीं है तो वहाँ पे आप बाल श्रम करवा सकते हैं ना। किसको? किशोरों को। लेकिन 14 से कम वर्ष के अगर बच्चे हैं तो आप उनसे कतई नहीं करवा सकते। पहले यह प्रावधान था कि आप 14 वर्ष से बच्चों को करवाइए, बस उनको जोखिम भरे काम में मत लगाइए, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया। अब कह रहा है कि जो किशोर होंगे, जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, आप उनसे काम करवाइए, लेकिन अब इनको जोखिम भरे काम में नहीं लगाना। नहीं तो देखेंगे जैसे कि दुकानों पर और कुछ जोखिम भरे काम हो गए, जोखिम भरे काम जैसे किसी कारखाना में या फिर किसी लेबोरेटरी में, लैब में, है ना, जो थोड़े से खतरनाक काम होते हैं उनमें निषिद्ध किया गया है ना, यानी 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निषिद्ध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। जबकि 23 क्या कहता है? 23 सीधी सी बात कहता है भैया हम बाल श्रम का क्या करते हैं? प्रतिषेध करते हैं, यानी बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23। आइए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही से उत्तर भी है अनुच्छेद 12 से 35। देखिए इसमें मैंने जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं सारे प्रश्न पूछे गए हैं ना। आइए 22वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, परिवर्तित किए जा सकते हैं भैया। तो ध्यान रखिएगा 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भैया? 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसमें उत्तर आप लोग बताइए, जरा सा बताइए कि कौन सा सही होगा।
तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार को। ठीक है भैया, अनुच्छेद 32 के तहत आप किसको लागू करवाते हैं भैया, परिवर्तन में किसको लाते हैं, जो आपका मूल अधिकार है। किसको भैया, मूल अधिकार को ही तो भैया अनुच्छेद 32 के तहत आप क्या करवाते हैं, न्यायालय से परिवर्तनीय करवाते हैं। क्या भैया, न्यायालय से परिवर्तनीय करवाते हैं। संवैधानिक अधिकार और सांविधिक अधिकार को नहीं, किसको भैया, इसको करवाते तो हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है ना, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप मौलिक अधिकारों को परिवर्तनीय करवाते हैं। किससे भैया, न्यायालय से, है ना। क्लियर है बात। ओके, आगे आइए 23वें प्रश्न पर बात करते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। अच्छा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाता है। जरा इसका उत्तर बताएं आप लोग। मैं आप लोग 5 सेकंड देता हूँ, है ना। चलिए मैं भी गिनता हूँ, 1 2 3 नहीं, अढ़ैया, पौने, सवा, 3 4 5। चलिए ठीक है, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। कौन भैया, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है यह विधान सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाता है। देखिए मैंने बताया कि अनुच्छेद 14 के तहत आपको 2 तरह के अधिकार दिया गया है। जो अनुच्छेद 14 के तहत दो तरह के अधिकार है। पहला है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार। क्या भैया, विधि के समक्ष समता का अधिकार। और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। क्या है भैया, विधियों का समान संरक्षण, है ना, विधियों का समान संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 14 है ना, अनुच्छेद 14 क्या करता है, विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। एक तो भैया क्या है, विधि की समक्ष समता, यानी कि कानून की नज़रों में सभी लोग समान रहेंगे। और दूसरा अधिकार क्या है, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधियों का जो संरक्षण है वह विधि के अंतर्गत सभी लोग संरक्षित किए जाएंगे, चाहे वह बड़े से बड़े हों, चाहे छोटे से छोटे हों। जैसा कि हमने आप लोग क्लास में बताया था कि जैसे अगर कोई विधायक या फिर SSP है अपने क्षेत्र के, किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए गोली मार देता है, तो उसको गिरफ्तार करने का अधिकार किसको है। या फिर क्या उसके जो अधीनस्थ हैं, जो आपके क्षेत्र के थानाध्यक्ष या फिर दरोगा हैं, क्या SSP को गिरफ्तार कर सकते हैं, SP को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भैया उसी के लिए लाया गया है क्या, ये विधियों का समान संरक्षण, है ना। हम तो कहेंगे देखिए हम क्लास में तो चर्चा करेंगे जो विधियों का समान संरक्षण है, इस चीज़ को अभी हम बताने वाले नहीं हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि ये बड़ी जटिल से प्रश्न है और इसका उत्तर भी समझना बहुत आसान है। समझना तो बहुत आसान है, लेकिन समझाने वाला उस तरह से चाहिए ना। मैं समझाऊंगा आपको, चिंता न करिए। लेकिन इससे पहले विधियों का जो समान संरक्षण है, आप अपने टीचर से पूछिए। ठीक है, अभी आप लोगों टीचर तो यहाँ पे हम ही हैं। अगर कोई हमारा विद्यार्थी नहीं, हमारा स्टूडेंट नहीं रहा है, उससे हम कर रहे हैं कि आप अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा कि विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है, अनुच्छेद 14 लगाता है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों का कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। भैया सीधी सी बात है, अनुच्छेद 25 के द्वारा। किसके द्वारा, अनुच्छेद 25 के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27, 28 में है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, क्या भैया, कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। ठीक है, आप कहेंगे भैया ये कृपाण क्या होता है। देखिए ऐसे तलवार की भांति होता है ना, क्या होता है, तलवार की भांति होता है, ऐसे है ना, ऐसे तलवार की भांति होता है, ऐसे रहता है, यहाँ पकड़ने वाला बना लीजिए, है ना, ये तलवार की भांति रहता है। ठीक है, उसे कृपाण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कृपाण कहते हैं। और किसके अंतर्गत लेके चल सकते हैं भैया, सिख 25 के, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, है ना। अगला 25वां प्रश्न कह रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं। भैया सीधी सी बात है, उसके कर्तव्यों के लिए लेख अगर जारी किया जा रहा है तो आदेश देता है। क्या देता है, आदेश देता है। और जब कोर्ट ऐसा करता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है तो उसे क्या कहते हैं, परमादेश करते हैं। क्या कहते हैं भैया, परमादेश। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा उत्प्रेषण और 5वां प्रतिषेध था। अब ध्यान दे लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि जिसको बंदी बनाया गया है उसको न्यायालय के समक्ष सशरीर के साथ पेश कराना, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से पेश करिए। दूसरा है परमादेश, यदि क्या कर सकता है भैया, न्यायालय आदेश दे सकता है। जो न्यायालय आदेश देता है वह कैसा आदेश होता है, परम आदेश माना जाता है कि इससे बड़ा कोई आदेश नहीं है। ठीक, तीसरा है अधिकार परीक्षा। भैया अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई संस्था है, सरकारी संस्था है, वो अपने अगर अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो न्यायालय उससे पूछ सकता है। फिर अगर कोई काम कर रहा है तो सीधी सी बात है, न्यायालय से ये न्यायालय को अधिकार है रीट जारी करके पूछ सकता है कि आप यह कार्य किस अधिकार से कर रहे हैं। ठीक, और चौथा है प्रतिषेध है। क्या भैया, चौथा क्या कहते हैं, चौथे को प्रतिषेध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिषेध कहते हैं।
प्रतिषेध का मतलब ये हमने ऊपर बताया, इसका मतलब होता है रोकना। जैसे वरिष्ठ न्यायालय है यानी ऊपरी न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी निचली न्यायालय को क्या कर सकता है, प्रतिषेध लगा सकता है। अच्छा, किस आधार पर लगाएगा, यानी निचला न्यायालय कोई मसला देख रहा है, कोई केस देख रहा है, फिर कोई वाद देख रहा है, केस देख रहा है, या फिर कोई कार्य कर रहा है जो उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, तो जो ऊपरी न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय है अपने अधीनस्थ न्यायालय को क्या कर सकता है, प्रतिषेध लगा सकता है, यानी उस कार्य को रुकवा सकता है। ठीक, ये हो गया प्रतिषेध। और जब उत्प्रेषण आएगा, उत्प्रेषण का पांचवा अर्थ है कि जो प्रतिषेध लगाएगा उस केस को या फिर उस कार्य को अगर अपने पास मंगा लेता है तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, उत्प्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मामले में, है ना, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। भैया सीधी सी बात है, मूल अधिकारों का संरक्षण, है ना। हमने आपको पहला ही प्रश्न बताया कि मूल अधिकार लागू करवाने का अधिकार किसको है, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये। ठीक है, आइए 27वें प्रश्न पर बात करते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का निरीक्षण करती है। भैया अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का क्या करती है भैया, क्या कह रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, यानी जो मंगवाया जाता है अपने यहाँ से मंगवा लेती है, जो अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध लगा के रोक देता है, और जब उसको अपने यहाँ मंगा के उसका क्या करती है भैया, उसका परीक्षण करती है, तो यह क्या कहलाता है भैया, यह क्या कहलाता है, उत्प्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेषण कहलाता है। अभी अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया प्रतिषेध। क्या किया जाता है, प्रतिषेध। लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है, यानी कोई चीज़ लंबित है, अगर जैसे हमने बताया ना कार्य क्षेत्र के बाहर से कर रहा है या फिर चल रहा है, तो उस पर भी क्या कर सकता है, प्रतिषेध लगा सकता है, प्रोहिबिशन लगा सकता है, या फिर अगर कोई कार्य कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय, है ना, यानी कि निम्न न्यायालय कोई कार्य कर रहा है और वह जो कार्य है वो लंबित है। ठीक है, वो क्या है, लंबित है, या फिर ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, शायद मेरे समझाने में कमी है, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है, लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है, या रोकने के लिए लागू किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, प्रतिषेध। प्रतिषेध के द्वारा क्या कर सकता है भैया, लंबित कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है, यानी कि लंबित होने के लिए, रोकने के लिए क्या कर सकता है भैया, वो प्रतिषेध लगा सकता है। ठीक, और जब अपने यहाँ मंगा लेता है, अपने यहाँ मंगा करके देखिए, अभी ऊपर हमने बात किया, जब अपने यहाँ मंगा के उस कार्य पद्धति का क्या करती है, परीक्षण करती है, तो उसे क्या करने लग जाते हैं हम लोग, उत्प्रेषण करते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेषण करते हैं। लेकिन जब उसको लंबित करना होता है, फिर रोकना होता है, तो क्या करते हैं भैया हम लोग, न्यायालय क्या करता है, प्रतिषेध जारी करता है ना, प्रतिषेध नामक रीट जारी करता है। 29वां प्रश्न बताइए कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, इसको न जाने कितनी बार पूछा है, कौन सा भैया, जरा कमेंट कर बताएं। तो अब ये तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है ना, इसको कमेंट करिए, बताइए। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। कौन भैया, 17। 17 क्या कहता है, 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन का, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है, छुआछूत का अंत करता है। देखिए 15 क्या करता है भैया, 15 कहता है किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखिए किसी व्यक्ति नहीं, यहाँ पर नागरिक की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 15, 19 और ऐसे कुछ और अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि नागरिकों को किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास, ये 5 के आधार पर किसी भी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा भैया, किसी भी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ, है ना, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है, ये 15 में। 16 क्या कहता है, 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक, और 17 क्या कहता है भैया, 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। 18 किसका उन्मूलन करता है, उपाधियों का अंत करता है। किसका भैया, उपाधियों का अंत करता है। ठीक, 30वां प्रश्न कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो इसका सही उत्तर है 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कौन भैया, मौलिक अधिकार को। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, ये भी क्लियर करिएगा ना। बाकी आपके पास वर्तमान में कितने अधिकार हैं, वर्तमान में
6 अधिकार हैं। आइए बात करते हैं आगे। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान में जो निहित है भैया, उनमें से समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यानी कि समानता के निम्न में कौन समानता का अधिकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये सारे के सारे प्रश्न लिए गए हैं जो पूछे जा चुके हैं ना, सारे के सारे वैसे ही प्रश्न हैं। तो कह रहा है कि समानता के अधिकार में, पूरा प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो भैया जरा बताइए, समानता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है, बताएं भैया। आपके पास 5 सेकंड का समय है। कौन शामिल नहीं है समानता में? आर्थिक समानता शामिल नहीं है भैया। कौन सा? आर्थिक समानता शामिल नहीं है। जबकि कानून के समक्ष समता, सामाजिक समता और अवसर समानता, ये सभी के सभी आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आर्थिक समानता के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार बताया सारे के सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, रिपीट कर करके देखिएगा, लेकिन देख लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे के सारे। 32वां प्रश्न बात करता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा भैया? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, बताइए। इससे संबंधित में मेनका गांधी का केस आया था, जब वो विदेश जाना चाहती थी तो उनको रोक लगाया गया था। तो उसी समय यह अधिकार आपको बताया गया था, दिया गया था। क्या है भैया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21। देखिए अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब होता है आपका देह, ठीक है, यानी आप अपने देह को लेके जा सकते हैं। यानी अगर आप विदेश जा रहे हैं तो अपना देह छोड़ के थोड़ी जाएंगे, यानी आप अपने सशरीर जाएंगे ना। देखिए इसमें होता है लाइफ और क्या होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार। प्राण यानी कि प्राण बचाने का मतलब जीवन जीने का अधिकार है, और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। तो भैया दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही क्या आता है? विदेश भ्रमण की, यानी कि विदेश यात्रा के अधिकार, है ना। विदेश यात्रा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए बात करते हैं 33वां प्रश्न पर। 33वां प्रश्न कह रहा है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। ये तो भैया सही बात है। अच्छा, निम्न में कौन है? निम्न में सर्वोच्च न्यायालय ही है। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों को संरक्षित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहते हैं HC, यानी कि हाई कोर्ट कहते हैं, ये दोनों ही है ना। 34वें प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो वह है भैया राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्या भैया? यानी राज्य क्या करेगा? ऐसे तत्वों को लागू करेगा जो राज्य के लिए लाभकारी हो, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। वो क्या है भैया? राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो भैया राज्य की नीति निर्देशक तत्व ही भारत के संविधान के अनुसार क्या है? देश के शासन के लिए आधारभूत है। क्या भैया? देश के शासन के लिए आधारभूत कौन है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये सवाल पूछा गया IAS में। कहाँ? IAS में पूछा गया, ठीक है। तो भाई IAS में पूछा गया तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, थोड़ा बहुत डाउटेबल तो करेगा ही, है ना। चलिए 35वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। बताइए इसमें से पहले जो मानव अधिकार है, कौन सा ऐसा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसको मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। मौलिक अधिकार भी बनाया गया है, बताइए। इसमें आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों शिक्षा का अधिकार। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार एक मानव का अधिकार भी है, ठीक। दूसरी बात, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आपको प्रदान किया भी गया है, ठीक है। आपको शिक्षा का अधिकार प्रदान किया भी गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों आज का रहा ये 35 प्रश्न है, ठीक। अगर जो भी डाउट है आपको, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से बताऊंगा। अन्यथा मैं अगला जो क्लास लेकर के आऊँगा तो उस क्लास में बेहतर ढंग से इससे भी और बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें तो सारे जो पूछे गए सिर्फ उन्हीं को लिए गए हैं और उनमें भी पूरा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कल रहेगा, कल बेसिक से लेकर के एक उच्च स्तर तक हम लोग जाएंगे, प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस करते हैं। और वीडियो बंद करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा भैया, है ना। सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल
आज के लिए बस करते हैं और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।